धुआंधार बारिश से कृष्णा कोयना नदी उफान पर थी। ऐसे में महाराज प्रतापगढ़ पहुंचे। इस भारी बारिश ने खान के हाथ बांध रखे थे। स्वराज्य पर हमला जारी रहा, पर खान सपना देख रहा था शिवाजी महाराज को धर दबोचने का। महाराज को वाई में बुलाकर उनको धोखे में रखकर पकड़ने की साजिश रची जा रही थी। और ऐसे में दिल दहलाने वाली खबर राजगढ़ से प्रतापगढ़ पहुंची। सौभाग्यवती सईबाई साहेब रानी साहेब का निधन हुआ। 4 सितंबर 1658 ईस्वी को यह वाकया हुआ। उनका राजे के साथ का 18 वर्ष का संग साथ छूटा और साथ ही युवराज शंभू राजे मां की ममता से वंचित हुए। खान का गहराता संकट, उसमें ये खबर। फिर भी कठोर हृदय से महाराज ने काम लिया। कान्होजी जेधे सभी देशमुखों को इकट्ठा कर प्रतापगढ़ पहुंचे। यह बात स्वराज्य के हित की हुई। देखते देखते माहौल बदल गया। खान से 4 हाथ करने की बात होने लगी। वाई से खान का वकील कृष्णाजी पंत कुलकर्णी प्रतापगढ़ आया। सभी की उत्सुकता और चिंता बढ़ी। कृष्णाजी पंत को खान ने लिखा पढ़ा कर भेजा था। प्रतापगढ़ पर उसका स्वागत हुआ। फिर कृष्णाजी भास्कर अपनी मिठास भरी वाणी में चाल चले। खान ए आजम अफजल खान वाई में आ गए हैं। आपके पिताजी और खान साहब का भाईचारा है, इसीलिए वे आपको तल कोकण का राज्य और जहांगीरी बादशाह से दिलाने का आश्वासन देते हैं। आप सिर्फ उन्हें वाई में आकर मिलिए। महाराज ने बड़ी विनम्रता पूर्वक चालाकी से जवाबी पत्र में लिखा, जैसे हमारे लिए तीर्थरूप वैसे ही हमें खान साहब। हम अवश्य उनकी भेंट लेंगे। कृष्णाजी पंत को खत देकर रवाना करने से राजे और दरबारियों ने विचार विमर्श किया। खान सभी गढ़ किले और जावड़ी वापस मांग रहा था। इस उलझन को सुलझाने के लिए स्वराज्य से पंताजी गोपीनाथ बोकिल को वकील चुना गया। पंताजी बड़े ही अनुभवी, धूर्त और होशियार थे। दूसरे दिन अफजल खान के वकील कृष्णाजी पंत को जवाब देते समय महाराज ने कहा, खान साहब ने हमसे जीते हुए गढ़ किले और जावड़ी वापस मांगकर और सुलह करने का हुक्म देकर बड़ी दया दिखाई। वे काफी बलवान पराक्रमी है। मैं उनका अपराधी हूं, अतः घबरा रहा हूं। खान साहब यदि स्वयं यहां जावड़ी पधारे तो बेहतर होगा। मेरा डर दूर होकर वैभव बढ़ेगा। हम स्वराज्य के हेजिब पंताजी बोकिल को आपके साथ भेज रहे हैं। खान साहब इनके साथ शपथ भिजवाने का कष्ट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। हमारे मन में कोई मैल नहीं। कृष्णाजी पंत ने महाराज को फिर से वाई आने का आग्रह किया, लेकिन राजे अपने सोची समझी योजना अनुरूप डर की हमी भेज रहे थे। महाराज ने स्वराज्य के वकील पंताजी के साथ एकांत में सलाह मशवरा किया। खान से शपथ ले आना। अगर वो हमसे कोई वादा मांगे तो बेशक दे देना। खान के मन में सचमुच सुलह करनी है या छलकपट, इसका अंदाज लेना। फिर पंताजी कृष्णाजी पंत के साथ वाई निकल पड़े। वाई में पंताजी ने खान से भेंट ली। जवाबी पत्र खान को सौंपते हुए बड़ी अदब से कथन किया, शिवाजी राजे अपराधी है, उनके मन में डर है। यदि आप स्वयं जावड़ी पधारे तो उनका डर खत्म होगा। पंताजी की मिठास भरी भाषा खान की प्रशंसा रंग लाई। खान यह सब सुन मन ही मन खुश हुआ। पंताजी को इस वक्त खुशी से सिर्फ शपथ देकर जावड़ी प्रतापगढ़ के नीचे आना कबूल किया। महाराज के जासूस जो पहले से ही खान की पंडाल में मौजूद थे, उन्होंने खान महाराज को धोखे में रखकर कैद करना चाहता है, यह खबर पंताजी तक पहुंचाई। यह सुनकर वे अस्वस्थ हुए। पंताजी दूसरे ही दिन खान का संदेश लेकर निकल पड़े। खान जावड़ी में महाराज से मिलने जा रहा है, इस पर उल्टी सीधी बातें होने लगी। खान के ही कुछ सरदारों ने उसे आगाह किया, जावड़ी घने जंगल से घिरा प्रदेश, शिवाजी इतनी सहजता से बात नहीं मान सकता। हो सकता है कि यह उसकी कोई चाल हो। पर खान तो अपनी मस्ती में चूर शिवाजी के मन में बैठे डर को लेकर निहायत खुश था। पंताजी का गढ़ पर बेसब्री से इंतजार हो रहा था। उन्होंने आते ही महाराज को पूरा वृत्तांत सुनाया। खान का इरादा दगा करने का है।
महाराज का शक सही निकला। इसके साथ खान जावड़ी मिलने आ रहा है, यह सुखद समाचार भी सुनाया। खान अपनी सेना, तोपे, हाथी, पालकिया, सारे सामान के साथ सह्याद्री पार कर कर जावड़ी में उतरने वाला था। सह्याद्री की कोहरता का उसे ज्ञान न था। उसने कोयना खोरे में अपना डेरा जमाया। महाराज अपने साथियों से चिंतन मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खान के डेरे में जाकर मिलना मतलब मृत्यु को न्योता। खान जावड़ी निश्चित तौर पे आएगा, इसकी पुष्टि करने के लिए उसके बल, पराक्रम तथा उससे लगने वाले डर को एक बार और दोहराकर खान को अकेले आकर प्रतापगढ़ के नीचे मिलने का आग्रह करने पंताजी को फिर से रवाना किया। पंताजी फिर अफजल खान को मिलने उसके छावनी में गए। वही शिवाजी राजे के डर की बातें दोहराकर उसे अकेले प्रतापगढ़ नजीक मिलने की विनती की। अकेले? खान साशंक हुआ, लेकिन शिवाजी के डर को देख उसे मिलने घमंड में खान अब बेताब था। उसने यह भेंट अब निश्चित की। पंताजी के यकीन दिलाने का यह नतीजा था। उन्होंने अपना काम बड़ी ही संजीदगी से निभाया और साथ में महाराज की आज्ञा से खान से एक और विनती की। महाराज आपका और साथियों का स्वागत कर आदर सत्कार करना चाहते हैं और उसके लिए आप आपके हीरे, मोती, जवाहिर और व्यापारियों को गढ़ पर भेज सकेंगे तो कृपा होगी। खान की आज्ञा से सारे जवाहिर व्यापारी पंताजी के साथ हीरे मोती लेकर प्रतापगढ़ पर दाखिल हुए। महाराज ने उनके सारे जेवरात खरीद कर उन्हें गढ़ पर ही रहने कहा। साथ ही खान की भेंट उपरांत कीमत चुकाने का वायदा भी किया। प्रतापगढ़ से कुछ ही दूरी पर महाराज और खान के मिलने का शामियाना खड़ा किया गया। मुलाकात का दिन तय हुआ। मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी 10 नवंबर 1659 ईस्वी, गुरुवार दोपहर। एक दिन पूर्व महाराज ने अपने दरबारी सरदार परिजनों से मिलकर चर्चा की। वातावरण गंभीर था। राजे ने बताया, कल आप बादशाही लश्कर के आसपास बसे झाड़ियों में ताक लगाकर बैठना। यदि खान ने कुछ धोखा दिया तो गढ़ से 3 तोपों की इशारत होगी। इशारा पाते ही यलगार करना, शत्रु सैन्य में तबाही मचाना। कल शामियाने में महाराज के साथ 10 चुने हुए लोग रखे। वे थे संभाजी कावजी कोंढाळकर, जीवा माहला, सिद्दी इब्राहिम, कताजी इंगळे, कोंडाजी कंक, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सुराजी काटके, विसाजी मुरुम्बक और संभाजी करवर। पंताजी महाराज के साथ होने ही थे। वह रात अस्वस्थता, चिंता तथा आहोश से भरी थी और आखिर वह दिन उजड़ ही गया। राजा जी ने स्नान संध्या की, साथ शिव पूजन किया। पंताजी खान की अगवानी करने आगे चले गए। खान 1,500-2 हजार बंदूकधारी फौज बनाकर तैयार था। यह करार के खिलाफ था। उन्होंने खान को महाराज के डर का वास्ता दिया और ऐसा करने से भेंट न होगी, यह कहकर अपने साथ केवल चुनिंदा सरदार लेकर खान पालकी सवार हुआ। उसके साथ थे कृष्णाजी भास्कर, सैयद बंडा, अब्दुल सैयद, रहीम खान, पहलवान खान, पिलाजी मोहिते, शंकराजी मोहिते और कुछ सरदार लेकर खान निकल पड़ा। प्रतापगढ़ पर महाराज तैयार हुए। उन्होंने शरीर पर चिलखत पहना, चिलखत पर जरी कुर्ता और अंगरखा पहना। जीरे टोप के ऊपर उन्होंने मंदिल बांधा, कमर को शेला लपेटा, चंद अलंकार पहने। मंदिल और अंगरखा श्वेतवर्णी और मंदिल पर मोतियों का तुरा लगाया था। पैर में सुरवार पहनी। महाराज ने हाथ की आस्तीन में बिछवा और उंगलियों में बखूबी से बागनक छुपाए। अब दोपहर का 1 बज रहा था। खान की पालकी शामियाने के नजीक रुकी। वह अंदर गया। कृष्णाजी पंत, पंताजी और सैयद बंडा उसके साथ में थे। शामियाने की चकाचौंध देखकर खान हक्का बक्का रह गया। उसने इतनी संपन्नता की कल्पना भी न की थी। इधर महाराज पूरी तैयारी के साथ सबकी विदा लेकर चल पड़े। पूरा स्वराज्य आज महाराज के लिए चिंतित था, प्रार्थना कर रहा था। महाराज अपने चुनिंदा 10 साथियों के साथ गढ़ उतरे।
जासूसों ने खबर दी, हथियारबंद सैयद बंडा शामियाने में है। महाराज ने इस पर ऐतराज जताया। पंता जी की मिठास बोली और महाराज की दूरदर्शिता यहां पर काम आई। सैयद बंडा शामियाने से बाहर हुआ। आदिशक्ति का नामस्मरण करते हुए महाराज शामियाने में दाखिल हुए। खान और उनकी नजरें मिली। खान अहम से अपनी ताकत की गुरूर में महाराज को अपने शिकंजे में जकड़ने हेतु खुद आगे चल पड़ा। महाराज ने स्मित हास्य से स्वागत किया। दोनों के वकील कृष्णाजी पंत और पंताजी शामियाने में मौजूद थे। खान ने अपनी तलवार निकालकर कृष्णाजी भास्कर को सौंपी और अपनी बाहें फैलाकर बोला, आओ सिवा आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस खान को गले लगाओ। खान ने महाराज को गले लगाया और दगा हुआ। तुलना में कद के छोटे महाराज को उसने अपने बाई बगल में धर दबोचा। खान की महाकाय ताकत में महाराज की गर्दन अटकी। उसने कट्यार निकाली और महाराज की पीठ पर वार किया। अंगरखा फटा, पर अंदरूनी चिलखत ने उन्हें इस वार से बचाया। महाराज ने भी बड़ी चपलता से आस्तीन में छिपाई बिछुए से खान का पेट फाड़ दिया। खान चिल्लाया, दगा दगा दगा। खान की अतड़ियां बाहर लटक रही थी, खून बह रहा था। अचानक से हुए इस प्रतिकार से खान दो पल खुद को संभाल ही न पाया। फिर उसने साथियों की गुहार लगाई। खान की तलवार उठाकर कृष्णाजी पंत ने महाराज पर वार किया। सजग महाराज ने उसे खत्म किया। शामियाने के बाहर लड़ाई शुरू हुई। वायु वेग से सैयद बंडा शामियाने में दाखिल हुआ। उसने वार करने से पहले जीवा महला ने उसे कत्ल किया। इस हालत में भी खान शामियाने के बाहर आया। भोइयों ने लाई पालखी में जा गिरा। भोई पालखी लेकर भागने लगे। यह बात पैनी नजर वाले संभाजी काऊजी की नजर से न बची। उसने छलांग लगाकर भोइयों के पैर काटे, पालखी नीचे गिराई और खान की गर्दन काटकर महाराज के पास लाई। इतने में गढ़ की तोपों ने इशारत की। खान की फौज को लगा कि खान साहब और शिवाजी की भेंट हुई, इसलिए तोपों की सलामी हुई। लेकिन यह तो संदेशा था मराठा फौज को कि टूट पड़ो। हर हर महादेव की गूंज से चारों ओर से एकाएक खान की फौज पर धावा बोल दिया गया। भवानी माता की पुकार से द्वेष में आते मराठों ने खान की फौज को संभालने का अवसर ही न दिया। मराठों के शेर कान्होजी, तानाजी, नेताजी, मोरोपंत, शामराज पंत चारों ओर से टूट पड़े। बांदल, मारने, शिरमण, बाजी जेधे सभी ने वीरता की पराकाष्ठा की। हर सैनिक भी त्वेष में आकर 100 हाथी के तूल की लड़ाई लड़ने लगा। कोयना कृष्णामाई खान के सेना की खून में रंग गई। खान के पापों की सजा उसे मिली। महाराज और पंताजी गढ़ पर निकल पड़े। सरेआम खान के सेना का कत्लेआम हुआ। बचे कुचों को बंदी बनाकर गढ़ पर लाया गया। उन्हें लगा अब सीधे जहन्नुम। लेकिन महाराज सभी से मिले। उनमें से काफी लोगों की जान बख्शी। जवाहिर और व्यापारियों को उनके ही जान का तोहफा देकर गढ़ से नीचे रवाना किया। खान की सेना के साथ की अगणित संपत्ति मराठों के हाथ लगी। राजगढ़ पर खबर आई, संभाजी का हत्यारा, भवानी का विध्वंसक महाराज के हाथों खत्म हुआ। आई साहेब, राजगढ़ नहीं पूरा स्वराज्य ही आनंद से लालायित हुआ। गढ़ पर शक्कर बांटी गई। अपने एक पुत्र के हत्या का बदला आज पूरा हुआ था। स्वराज्य का संकट टला था। इधर महाराज ने अफजल खान के शव का दफन विधि करवाया। उसका कटा सर राजगढ़ पर आई साहेब के सामने भेजा गया। उसका भी राजगढ़ पर दफन संस्कार हुआ। खान ने अधम मचाए सुपे शिरवड़ फिर से स्वराज्य में दाखिल हुए। सवेरे प्रतापगढ़ अनिश्चितता के जोके पर लहर रहा था, चिंतित था। पर अब सारा माहौल बदल चुका था। सारा अंधकार हट गया था। महाराज सभी वीरों का गले लगाकर आत्मीयता से आवभगत कर रहे थे। सारे आसमान में श्री कृष्ण भगवान के गीतोपदेश का एक श्लोक अदृश्य में गूंज रहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।